नमस्कार और स्वागत है मगधराज सीरीज की तीसरी किस्त में। मैं हूं राजकिशोर। आज की कहानी सत्ता के उस संक्रमण काल की है जिसने बिहार में 1990 के पिछड़ा युग की नींव रखी। 1961 में श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिंह के निधन ने कांग्रेस के भीतर की जातिगत खाई को इतना गहरा कर दिया कि अगले 3 दशकों तक बिहार ने 1-2 नहीं बल्कि 11 मुख्यमंत्री देखे। यह दौर था अगड़ी जातियों के प्रभुत्व का विघटन और पिछड़ों की राजनीतिक चेतना का उभार। 1961 में श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ तो सत्ता का संतुलन डगमगा गया। 1937 और 1952 में जाति के दम पर जिस कुर्सी को श्री कृष्ण सिंह ने साध लिया था, अब उस पर काबिज होना किसी एक गुट के लिए आसान नहीं रहा। उनके करीबी क्षत्रिय समाज से आने वाले दीप नारायण सिंह को केवल 17 दिनों के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद बिहार कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई में जातिगत गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। श्री बाबू के निधन से 1990 तक 29 वर्षों में बिहार ने 11 मुख्यमंत्री देखे। यह राजनीतिक अस्थिरता सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण थी कि कांग्रेस के भीतर अगड़ी जातियों का प्रभुत्व तो था, पर वे अब एकजुट नहीं थे। उस दौर में कांग्रेस में जितने नेता और जातियां थीं, उतने ही गुट दिखाई पड़ने लगे। मसलन ब्राह्मणों का विनोदानंद झा गुट, कायस्थों का केबी सहाय गुट, भूमिहारों का महेश प्रसाद सिन्हा गुट और क्षत्रियों का सत्येंद्र नारायण सिन्हा गुट। इन सभी का एकमात्र मकसद था किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में सबसे बड़ी जोर आजमाइश विनोदानंद झा जो ब्राह्मण थे और महेश प्रसाद सिन्हा भूमिहार, इन दोनों के बीच में हुई। भूमिहारों का वर्चस्व तोड़ने के लिए केबी सहाय और सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने मजबूरी में ही सही विनोदानंद झा को अपना समर्थन दिया। झा विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए, लेकिन महेश प्रसाद सिन्हा गुट के भारी विरोध के चलते उनका शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल का गठन महीनों तक अटका रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बावजूद महेश प्रसाद सिन्हा गुट की ज्यादा हिस्सेदारी देने के सख्त निर्देश के बाद ही 3 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सका। कांग्रेस में यह गुटबाजी थमी नहीं। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 1952 में मिली 239 सीटों से घटकर मात्र 185 रह गई। चुनाव के बाद भी सत्ता का खेल जारी रहा। विनोदानंद झा को रोकने के लिए महेश प्रसाद सिन्हा गुट ने केबी सहाय को खड़ा किया, पर केबी सहाय ने अंतिम समय पर पाला बदलकर झा के लिए रास्ता साफ कर दिया। इस बार विनोदानंद झा ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पहली बार पिछड़ी जात के नेताओं पर दांव लगाया, जो भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संकेत था। केबी सहाय को भी मंत्री बनने में 3.5 महीने का वक्त लग गया। सत्ता की यह अंदरूनी जंग तब शर्मसार करने वाली स्थिति पर पहुंच गई जब 1963 में विनोदानंद झा ने सीधे प्रधानमंत्री नेहरू से शिकायत की कि उनकी हत्या के लिए दुश्मनों ने उन्हें जहर वाली मछली भेजी है। खुफिया जांच में केबी सहाय के करीबी राम लखन सिंह यादव का नाम इस प्रकरण में सामने आया। कांग्रेस की हो रही फजीहत को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने कामराज प्लान लागू किया, जिसके तहत विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे केबी सहाय, जो कायस्थ समुदाय से आते थे, उनके लिए यह लॉटरी जैसा था। हालांकि विनोदानंद झा ने जाते जाते कुर्मी जाति के वीरचंद पटेल का नाम आगे कर दिया। एक पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कल तक विरोधी रहे सवर्णों के गुट केबी सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र नारायण सिंह अभूतपूर्व तरीके से एकजुट हो गए और आखिरकार केबी सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह एकता अल्पकालिक थी। 1967 में केबी सहाय को उन्हीं की कायस्थ जाति के महामाया प्रसाद सिन्हा से चुनौती मिली, जिन्होंने अलग पार्टी जन क्रांति दल बना लिया।
इस गुटबाजी ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी। कांग्रेस 318 सीटों में से मात्र 128 सीटें ही जीत पाई और आजादी के बाद पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव था। यह दौर केवल अगड़ी जातियों के आपसी संघर्ष का नहीं था, बल्कि पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना का भी था। 1967 में सतीश प्रसाद सिंह, जो कुशवाहा समुदाय से थे, मात्र 5 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी यह छोटी सी पारी वास्तव में बिहार के भविष्य में होने वाले बड़े बदलाव का संकेत थी। 1970 का दशक आते आते पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार और मजबूत हो गया। इसी समय पिछड़े वर्ग के एक मजबूत चेहरे कर्पूरी ठाकुर का उदय होता है। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते थे, जो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शुमार होती है। 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका शासनकाल केवल 163 दिन का था, पर यह एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी सादगी और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से एक मजबूत जननेता की छवि बनाई। कर्पूरी ठाकुर का उदय इस बात का संकेत था कि अब बिहार की राजनीति केवल अगड़ी जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि संख्या बल के आधार पर सामाजिक न्याय के नए नायक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। यहीं से 1990 की पिछड़ा राजनीति की दस्तक पड़ी। अगली किस्त में हम जानेंगे कैसे कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के दांव ने लालू युग के उदय की जमीन तैयार की और बिहार की राजनीति में एमवाई समीकरण का उदय हुआ। देखते रहिए मगध राज। नमस्कार।